नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। आज हम आईपीओ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। तो 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे लाइट्स, स्विच बॉक्स और एमसीवी वगैरह में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज होते हैं प्लास्टिक के और मेटल के, उनको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इनके साथ साथ कंपनी प्लास्टिक के कंपोनेंट्स भी बनाती है, छोटे छोटे इंजेक्शन मोल्डिंग के और इंसर्ट मोल्डिंग के थ्रू। और इसके अलावा कंपनी ब्रशलेस डीसी मोटर्स भी बनाती है, जो कि मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस, ऑटोमेशन, एरोस्पेस, इन इंडस्ट्रीज में ये काम आती है। तो अगर दोस्तों मोटा मोटा बात करें तो कंपनी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस तो दोस्तों अच्छा ही लग रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शंस की डिमांड बढ़ेगी इंडिया में, जैसे ही दोस्तों घर, ऑफिस, वर्क प्लेस, इन चीजों का कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने ही वाली है। अब हमने ये तो देख लिया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे हमें कंपनी की सेल का और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन का भी पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का इन प्रोडक्ट्स पे। तो कंपनी के एसेट्स 17 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़ के 78 करोड़ 27 लाख रुपए हो गए हैं। काफी शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2.5 साल में कंपनी के एसेट्स 4.5 गुना बढ़ चुके हैं। तो काफी शानदार हमें एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के। अब अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो 15 करोड़ 87 लाख रुपए थी, फिर उसके बाद 34 करोड़ 43 लाख रुपए हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम हुई, 30 करोड़ 28 लाख रुपए पे आ गई। तो हमें थोड़ा सा कंपनी की सेल्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी होने की वजह से काफी अच्छी हम ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले उसमें ग्रोथ देखने को मिली भी सही हमें, फिर उसके बाद थोड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। और इस साल का जो 6 महीने का फिगर है, इसमें कंपनी 23 करोड़ 14 लाख की ऑलरेडी सेल कर चुकी है। तो इस साल का जो फिगर है सेल्स का, वो तो काफी शानदार है। 23 करोड़ की सेल कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है 6 महीने में। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी को 2 करोड़ 23 लाख रुपए का लॉस था। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और उसको 8 करोड़ 64 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा फिर डाउनफॉल देखने को मिला प्रॉफिट में, और कंपनी का प्रॉफिट घट के 8 करोड़ रुपए पे आ गया। और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। तो ये शानदार रहा है कंपनी के नजरिए से। अब अगर दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 25% था, और उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.5% रहा। और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.5% से भी ज्यादा का रहा है। तो काफी शानदार नजर आ रहा है दोस्तों। लगातार हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त देखने को मिल रही है, तो ये काफी शानदार है हमारे नजरिए से। भले ही कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल 8 करोड़ 64 लाख रुपए से घट के 8 करोड़ रुपए रहा था, पर फिर भी हमें उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। 25% से 26.5% पे आ गया था, जो कि काफी शानदार है। अब अगर दोस्तों कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की नेटवर्थ 1 करोड़ 71 लाख रुपए थी, जो कि बढ़ के अब 25 करोड़ 46 लाख रुपए पे आ गई है। तो कंपनी की नेटवर्थ 15 गुना तक बढ़ चुकी है। तो ये काफी शानदार है दोस्तों। और कंपनी के पास अभी 8 करोड़ 6 लाख रुपए का रिजर्व है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और कंपनी के पास कोई भी बोरोविंग नहीं है, छोटी कंपनी होने के बाद भी इसके पास कोई भी बोरोविंग नहीं है आज की तारीख में। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है हम इन्वेस्टर्स के नजरिए से। अब अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स में हमें काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की सेल में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बीच में एक डाउनफॉल जरूर आया था, वो मार्जिन्स की वजह से हो सकता है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। और धीरे धीरे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ये काफी अच्छी बात हो जाती है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल से शानदार रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर्स की कैपेबिलिटी को भी ये दर्शा रहे हैं। अब दोस्तों हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। 19 से 21 दिसंबर के बीच में आईपीओ ओपन रहने वाला है। 93 रुपए 93 रुपीज पर शेयर आईपीओ की फिक्स प्राइस रखी गई है। लॉट शेयर की बात करें, एक लॉट में 1200 शेयर्स को रखा गया है। कंपनी की टोटल अगर आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो 80 करोड़ 68 लाख रुपए कंपनी आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स से लेने वाली है।
80 करोड़ 68 लाख रुपए में से 55 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रेश इशू रखा गया है। 24 करोड़ 88 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल रखा गया है। 55 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है, उसको कंपनी कहीं भी यूज में ले सकती है। और जो 24 करोड़ 88 लाख रुपए हैं उससे प्रमोटर्स या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं। टोटल आईपीओ की इशू साइज का 50% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको इसमें मिनिमम 1 लॉट को अप्लाई करना पड़ेगा। उसको आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें 1200 शेयर्स आ जाते हैं और उसका अमाउंट 1,11,600 रुपये निकल के आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि आईपीओ के बाद कट के 63% पे आ जाएगी। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 का निकल के आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का शानदार रहा है, 43% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो और भी अच्छा रहा है, 58% कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने फंड्स को यूज़ कर रहा है। तो ये हम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि जिस कंपनी में हम अप्लाई करने का मन बना रहे हैं वो कंपनी सही हाथों में, अच्छे लोग वहाँ पे मैनेजमेंट टीम में। अब हम दोस्तों कंपनी के जो पीयर कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, वो भी सेम प्रोडक्ट ही बनाते हैं, सेम तरह का बिजनेस ही करते हैं, उससे कंपनी के वैल्यूएशन को और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को हम कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में दो नाम आ जाते हैं। एक आ जाता है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारी जो कंपनी है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड, वो 20 के पीई पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है और उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज 43 का निकल के आता है। और जो इसका कॉम्पिटिटर है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 191 के पीई पे अभी ट्रेड हो रहा है और 31.77 का उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है। और जो इसका सेकंड कॉम्पिटिटर है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 100 से ज़्यादा के पीई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज 18 का निकल के आता है। तो दोस्तों हम पीई रेशियो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के परसेंटेज को कंपेयर करके देखें तो हमें क्लियर कट इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड बेटर नजर आ रही है। कंपनी वैल्यूएशन भी कम डिमांड कर रही है आईपीओ में और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज भी इसका ज्यादा है। इन दोनों कॉम्पिटिटर कंपनी से अगर कंपनी के वैल्यूएशन को कंपेयर करके देखते हैं तो कंपनी काफी सस्ती वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। तो ये हम इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है, हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो पैसा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज में लेगी, तो दोस्तों कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट में उस पैसे को काम में लेने वाली है। कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में भी विचार कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी जैसे कोई छोटी कंपनी है या फिर कोई बड़ी कंपनी है, उसको खरीदने पे भी कंपनी विचार कर रही है। अगर छोटी कंपनी हुई तो उसको पूरा खरीद सकती है और अगर बड़ी कंपनी हुई तो उसमें कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग का खरीद सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंपनी पूरा करने में उस पैसे को काम में लेगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसको लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे। उससे जो अननेसेसरी इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता कंपनी में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इफेक्ट होता, तो वो भी नहीं होएगा दोस्तों। और कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेगी, उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट, सेल्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपनी का विजन तो अच्छा नजर आ रहा है, अच्छी जगह कंपनी अपने पैसे को यूज में लेने वाली है। आने वाले समय में हमें और भी अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिलेंगे। अब अगर दोस्तों कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें जिनसे उनका 23 करोड़ का रेवेन्यू आया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें सचनाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया, आर्टिमिस इलेक्ट्रिकल्स, प्रीशियन मल्टी एलोई, एवरग्रीन इलेक्ट्रिकल और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का नाम आ जाता है। अब अगर दोस्तों हम जो कंपनी के टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनका अगर रेवेन्यू में टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 83% कंट्रीब्यूशन इन्हीं 5 कंपनियों का है कंपनी के रेवेन्यू में। और उसमें से भी 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो टॉप 3 कस्टमर से ही है कंपनी के। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आने वाले समय में दोस्तों कंपनी का इन तीनों में से कोई भी एक कस्टमर छोड़ के चला जाता है कंपनी को, तो हमें कंपनी के रेवेन्यू में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है अपने टॉप 3 कस्टमर्स पे।
और अगर मान लीजिए दोस्तों ये कंपनी को छोड़ के नहीं भी जाते हैं तो अभी कंपनी 30% जो अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन कर रही है, तो कंपनी दोस्तों अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि इनसे नेगोशिएट कर सके, पर ये इस पोजीशन में है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन को ये कम कर सकते हैं। ये कंपनी से डिमांड कर सकते हैं दोस्तों कि हमें थोड़ा सा सस्ता आप प्रोडक्ट दीजिए। कंपनी दोस्तों बिल्कुल भी उस पोजीशन में नहीं है कि कंपनी इन 3 कस्टमर्स से नेगोशिएट कर सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इन कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंट है। तो ये एक दोस्तों सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आईपीओ के नज़रिए से। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रही है कंपनी के शेयर्स की। अब दोस्तों हमने कंपनी से और आईपीओ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। कंपनी काम क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पास्ट में किस तरह के रहे हैं, और कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कंपनीज कौन कौन है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपने अपना क्या मन बनाया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका इस आईपीओ में अप्लाई करने का मन है दोस्तों तो एक बार रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड कीजिएगा।